मैं अभी सुप्रीम कोर्ट पे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल जो है ना जी, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने रिसेंटली 2 दफ़ा कुरान पाक ट्रांसलेशन से पढ़ा और अल्लाह के घर जाने से रोका गया। ये जो मंजर था ना, तस्वीर जो सूरह अनफाल है ना, उसमें अल्लाह ताला ये कहता है और बड़ा क्लियरली कहता है, और इसके लिए बाकायदा अल्लाह ताला ने जालिम का लफ्ज़ की जी है। हाँ। और इसमें एक हदीस नबवी है, उसमें जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ है जो आपको रोकता है बैतुल्लाह से। तो ठीक है, मैं कोशिश करता रहूँगा। आप मुजरिम हैं। मैं रोज़ाना जाऊँगा एयरपोर्ट पे, फिर वापस भेजेंगे, फिर ईद वाले दिन वहीं जाके बकरा ज़िबा कर दूँगा, क्योंकि ये भी हुक्म है फिर आप कुर्बानी वहीं पे कर दें जहाँ आपको रोक दिया जाए, मेरा हज हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू भाई। ये तीसरी दफ़ा है। हाँ जी। तीसरी दफ़ा है। नहीं, मुझे तो कई दफ़ा रोका गया है। मेरा भी हज से हज से 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। 3 साल से आप कोशिश कर रहे हैं। 2022 में मैं गिरफ्तार था, 2023 में मैं हुआ था, 2024 में जो है वो मैं, ये तो बल्कि आपको सेनेट में भी आवाज़ उठानी चाहिए हम सबके लिए। और भी लोग हैं जिनके नाम है ICL में। समी इब्राहिम साहब है, वो अब लगभग 2 साल होने वाले, वो अपने बच्चों से नहीं मिले, अपनी फैमिली से मिले अभी नहीं। जब भी हमारा हो जाता है ना सेनेट का, अभी तो नहीं, इलेक्शन भी नहीं हुआ ना अभी तो जब हो जाएगा, KP वालों का नहीं हुआ ना, लेकिन मैं मुसलसल जी इससे पहले भी, और मैं बाकी साथियों से भी कहूँगा, वो उठाते रहे जी। ये बहुत ज़रूरी है। ज़ीशान सेनेटर ज़ीशान यहाँ पे यही उठाएंगे। He is there, he will definitely raise the voice in the Senate. He was with me in the press conference में। ये सुबह जब देखा ना, यकीन करें, पहली चीज़ जाके सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, अभी बाकी मामला बाद में है। ये जो चीज़ अभी है, हम जज साहब के पास आए, हमने तौहीन अदालत भी किया और साथ में एक और पिटीशन भी डाली है। सेम डे में हमने रिक्वेस्ट की है कि लग जाए। इस साल कब तक जा सकते हैं? वो मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन था, वरना रात को इन्होंने तो अपनी तरफ से मेरी हज फ्लाइट मिस करवा दी है। अच्छा। मैंने, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये शरारत होगी मेरे साथ, तो मैंने अपनी जो हज फ्लाइट है वो UAE से ली थी और थोड़ा मार्जिन रखा था बीच में कि अगर मुझे यहाँ रोक लेंगे तो मैं दोबारा अदालत में आके फिर दोबारा चला जाऊँगा। ये मार्जिन मेरे काम आ गया। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट हज के लिए जा रहा होता, मैं और मेरी वाइफ, फिर हम फंस जाते। तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन है चंद दिन का, वो हमने जज साहब से कहा कि कल का टिकट है, देखें क्या होता है। मैं पता है अल्लाह करेगा आप पहुंचेंगे जी। नहीं, हज पे तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। वो मैं आपको वहां से सेल्फी भेजूंगा सबको। मैंने ना रात को कुरान पाक में ना पढ़ा और अहादीस में भी पढ़ा। इसका बहुत सख्त अदाब है और बड़ी सख्त सजा है। आप बैतुल्लाह से और उसके तवाफ से नहीं रोक सकते मुसलमानों को। और जाबिर हुक्मरान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि जालिम हुक्मरान, एक हदीस के अंदर। सूरह अनफाल में भी मैं पढ़ रहा था, शायद आयत नंबर 34 थी, वहां पे भी है, और दीगर सूरतों के अंदर भी ये तस्करा मौजूद है। तो अब ये कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हज पे तो मैं चला ही जाऊंगा इंशाल्लाह, और हज तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। ये तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैं चला जाऊंगा हज पे। अब ये इस तरह रोकने से, ये रुकावटें डालने से, बजाय इसके कि मुझे दुआएं दे के रुखसत करे, मेरे ख्याल में अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। हम रात को गए थे एयरपोर्ट पे, वहां जाके पता चला जी कि आपका नाम पहले निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया, और संडे वाले दिन डाला गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ECL में मेरा नाम संडे को डाला गया। अब आप सारे सहाफी हैं, क्या संडे को कोई कैबिनेट मीटिंग हुई या कोई कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर मेरा नाम मौजूद था? तो ECL में नाम डाल कैसे गया? वो तो डाल ही नहीं सकता कैबिनेट मीटिंग के बजाय। वो पहले निकाल दिया इन्होंने अदालती ऑर्डर पे, फिर उन्होंने दोबारा डाल दिया। एक्चुअली ये कंटेम्प्ट का केस बनता है, और उसके अलावा हमने एक फ्रेश भी एप्लीकेशन डाली है अदालत के अंदर, और हमारी कोशिश है कि आज ही सुनी जाए। और मैं कल नहीं जा पाया, तो मेरे पास आई स्टिल हैव अ चांस, और मैंने ये अपना जो है वो इसलिए कनेक्शन फ्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रेवल करके अपनी जो हज वाली फ्लाइट है उसको पकड़ सकूं। तो मेरे पास अभी चांस है, और मैं दोबारा हज वाली फ्लाइट पकड़ूंगा और जाऊंगा। यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है, और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है, मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूं। 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया। अब 2024 में फिर ECL में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया। तो मैं रोज जाऊंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा, और कोशिश करता रहूंगा कि मैं वहां पहुंच जाऊं और हज कर सकूं। तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़े और हदीस में पढ़े कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है। तो इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर, सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा है? मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में हैं। शैतान को मुझे नहीं समझ आ रही। वो तो देखें, जो अब जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं या आपके अरकान हैं, वो तो आपको पूरे करने हैं ना, हज के मनासिक, तो वो तो आपको पूरे करने हैं। इमरान रियाज साहब क्या समझते हैं कि सहाफत जुर्म हो चुकी है आपको ये करने से? देखें, अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी सहाफियों के साथ हो रहा है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की अभी नौकरी चली गई, और कुछ और सहाफियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सहाफियों के साथ। कभी कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंध में एक और सहाफियों को गोलियां लगी हैं, नसरुल्लाह साहब जो है वो शहीद हो गए, एक और सहाफी खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हो गए। तो सहाफियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है, वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है।
और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफत करते हैं लोग, उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियां कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाजों का जो आवाजें वो बात नहीं कहती हैं अपनी जुबान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है, कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है, वो कुछ ना कुछ करके सहाफियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये माजी में हो नहीं सका, डिक्टेटर्स भी नहीं कर पाए। तो अब कैसे होगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान भाई ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा, या सडन वहां पे जाके पता देखिए, चला फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकले, घर वापस आएंगे, नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, 50-50 है। क्योंकि जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें कोई भी चीज आप कंफर्म नहीं कर सकते। चीजों में श्योरिटी खत्म हो गई है। तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक। रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मुझे पूछा सबने, मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज नहीं होगा उसमें, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने देखी है, तो वो मुझे अब उस तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो अब नहीं है जैसे पहले होता था। सिस्टम से कोई गिला शिकवा? सिस्टम को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, गिला क्या है तो ठीक करेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों से मुताबिक केस है, क्या समझते हैं सर? हारने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, उसूल एक तो फिक्स होना चाहिए। लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है। एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निजाम के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ वो मखसूस नशिस्तें जो किसी और जमात की जीती हुई हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ले ली। यानी ऐसे तो नहीं होता, या तो आप खड़े हो जाएं, आप कहें जी ठीक है ये गलत चीज है, मैं इसको नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती वहां पे खड़ी होगी जी हमारी बनती नहीं, हम क्यों ले ले। पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, भाई हम हारे हैं जहां से, वहां की मखसूस नशिस्तें हम क्यों ले लें। पीएमएलएन कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था तो एमक्यूएम कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मशकूक है। जब उसने भी नहीं कहा तो फजलुर रहमान साहब तो इनकलाब की बात कर रहे हैं ना, वो कह देते, उन्होंने भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अब जजेस को कह देना चाहिए। ये जो फुल कोर्ट बना है बड़ा फिशी है मामला। सीनियर 7 जजेस के बारे में राय आ रही थी पहले कि ये इस तरह बनना चाहिए लार्जर बेंच, लेकिन अब ये फुल कोर्ट बन गया है। 6 जजेस के खत के मामले पे भी एक डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जुलते दीगर केसेस हैं उनमें भी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब इस केस में बन गया है तो उम्मीद करते हैं बाकी में भी बने। अच्छा, इमरान रियाज साहब, खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग एग्रेसिव रहे बजाय इसके कि डिफेंसिव आप रहे। तो इस तमाम सूरत में पीटीआई की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? क्या वो जिम्मेदारियां निभा रही है जो कि निभानी चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो ये कहते हैं उनमें तो बहुत एनर्जी है और वो हमें हवा भर के भेजते हैं बाहर के जाके अपनी एग्रेसिव सियासत करो। क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, अगर इसका अशर या शील भी किसी गवर्नमेंट का होता तो अपोजिशन उसका जीना हराम कर देती। लोग जितने तंग हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों को, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी बदमनी है, जितनी सूरत हाल खराब है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये जितनी चीजें खराब हुई हैं मईशत में, इसका इंपैक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा मौका जाया नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को कह रहे हैं मौका जाया ना करो। और मैंने ये नोट किया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सेशंस में शायद गवर्नमेंट को हेल्प किया कि आप चला लें, सेशन को चला लें। ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की पहले नहीं थी, तो ग्रेजुअली शायद वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। अब कुछ नुक्ता नजर से आप देखें तो ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं ये उस तरह भी नहीं हो रहा। अच्छा, इमरान रियाज साहब ये बता दीजिएगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो पहले यहाँ पे जलसे किया करते थे तो काफी क्राउड इकट्ठा करते थे, अब वो यहाँ पे नहीं है बल्कि दुबई में थे गुज़श्ता रोज तक जो इतलात थी, और अभी जलसों जुलूसों के लिए भी कहा गया है। आपको लगता है कि बाकी जो रहनुमा हैं वो उसी तरह से क्राउड इकट्ठा कर पाएंगे जलसे जुलूस के लिए या कि नहीं? देखिए, क्राउड तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा, इमरान खान साहब के लिए है। शेर अफजल मरवत ने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी पार्टी को लीड किया था और मुश्किल टाइम पे किया था। अभी उनके सितारे गर्दिश में और उनको खुद पार्टी ने ही थोड़ा साइड पे किया हुआ है। उसकी रीजन है ना, स्पेशली जो एक सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटेजिकली सूट नहीं कर रहा था, उसमें उनको नुकसान हो रहा था। तो मुझे जो जाती तौर पे लगता है कि शेर अफजल मरवत का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट है ये उनके गले पड़ा है। तो कुछ अरसे के लिए शायद वो भी इस सारे गेम से आउट रहेंगे, लेकिन वो हमेशा आउट नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अली अमीर गंडापुर जो है वो आप क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार के मुकाबले में या परवेज खटक या बाकी जो वज़ीर आला थे उनके मुकाबले में अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, परवेज खटक ने तो एक्सेप्शनल काम किया था जब वो वज़ीर आला थे। महमूद खान के बारे में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो ठंडे वज़ीर आला थे और वो चीज़ें वो नहीं कर पाए, लेकिन परवेज खटक ने वाकई में जिसको तब्दीली कहते हैं उन्होंने कोशिश की थी और काम करके भी दिखाया था। वो बाद में वो पार्टी छोड़ गए, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफादारी नहीं की, वो चीज़ें अलग है। लेकिन ये सब मानते हैं कि परवेज खटक के दौर में जो उन्होंने किया उसकी बुनियाद पे
फिर ये मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर आया इलेक्शन जीत कर 2018 में। तो अली अमीन गंडापुर को आप उस्मान बुज़दार से और महमूद खान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो रियल पॉलिटिकल वर्कर है, मार खा के आया है, एक लंबी स्ट्रगल है पॉलिटिकल। वो सियासत को और सियासतदानों को समझते भी हैं और उन्होंने फजल रहमान जैसे तगड़े सियासतदान को बार बार इलेक्शन हराया है, डेमोक्रेट भी है। तो अली अमीन गंडापुर चीज़ों को पॉलिटिकली भी बेहतर हैंडल कर सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी कुछ चीज़ें आ भी नहीं रही जिनको आप पॉइंट आउट करके कहें कि ये बुरा हो रहा है। थैंक यू सर। कितनी तवक्कुआत है कि एस्टैब्लिशमेंट और ये रजीम एक ही पेज पर लग रही है, एक ही तस्वीर दिए जा रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी ला पाएंगे? औरंगजेब भी वज़ीर ख़ज़ाना है, दोनों का मामला चला 15 रुपए फिर 4 रुपए। मुझे उसमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की अगर अपनी टीम हो ना तो वो कुछ भी करने से पहले उनको आगाह करेगी, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी टीम के प्लेयर लिए हुए ना तो फिर वो प्लेयर अपनी टीम में जाके आगाह करेंगे, शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताएंगे। कि ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको भी इन्फॉर्म किया जाए अपने फैसले से, और ये सुख की हो गई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। 15 रुपए कम हुआ था पेट्रोल का प्राइस, तो ये वही था, हालांकि उसमें भी और इसमें चंद पैसों का फर्क जरूर है, 2 पैसे वो नहीं था। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन का गैप था और शहबाज शरीफ साहब को जरूरी नहीं समझा आगाह करना, या ये अज्यूम किया गया, उनको तो पता ही होगा। वो कैसे प्राइम मिनिस्टर है आप सब अच्छी तरह